नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। विद्याशक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, हमारा जो पॉइंट स्टार्ट हुआ है, नया पॉइंट, और उस नए पॉइंट का नाम है मानव में पाचन। इसकी एक क्लास अपने हो चुकी है, ठीक है। और उस एक क्लास में पाचन तंत्र के जो विभिन्न भाग है, उन भागों का हमने वर्गीकरण किया था। पाचन तंत्र की जो स्थिति होती है उसको हमने समझा था। आज अपन पढ़ाई करेंगे पाचन कैसे होता है, उसके बारे में अपन डिटेल से आज जानकारी लेंगे। एक एक भाग में मुंह है, आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, इन सब भागों में भोजन का कैसे पाचन होता है, कौन कौन से एंजाइम है, भोजन के कौन कौन से घटकों का किस प्रकार से पाचन करते हैं, तो इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी एक क्लास हो चुकी है और उस क्लास में आपको पाचन तंत्र के बारे में पूरी जानकारी विथ डायग्राम बताई है। तो वो वीडियो आपने नहीं देखा है, ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाना है बायोलॉजी की में, और बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके पहला वीडियो है मानव पाचन तंत्र, ठीक है। तो मानव पाचन तंत्र का जो प्रथम वीडियो है, ठीक है, उसको आप देखें, उसमें सारा मैंने वर्गीकरण अच्छे से समझाया है। अब आज अपन पाचन की शुरुआत करेंगे। तो मनुष्य के विभिन्न जो भाग होते हैं उनमें पाचन की प्रक्रिया वो किस प्रकार से होती है, तो इसको अपन देखते हैं, ठीक है। तो बात करें पहले, सबसे पहले पाचन की। तो पाचन होता क्या है? पाचन में मैंने पहले भी बताया था, पिछले वीडियो में भी। पाचन में क्या होता है? पाचन में जटिल कार्बनिक पदार्थों को भोजन में स्थित जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है, भोजन में स्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों को किसमें बदलना? सरल पदार्थों में। कार्बनिक पदार्थों को सरल व अवशोषण योग्य पदार्थों में बदलना। सरल व अवशोषण योग्य पदार्थों में बदलना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। अवशोषण योग्य पदार्थों में बदलना, योग्य पदार्थों में बदलना क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है, ठीक है। आगे बात समझ में, बदलना ही क्या कहलाएगा? अवशोषण कहलाएगा। अब वो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं कौन कौन से, है ना? तो आप सब जानते हो भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है। आगे बात समझ में, ये सब भोजन के क्या होता है? घटक होते हैं। ये सब भोजन के क्या होता है? घटक होता है। देखो भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं, इनको देखते हैं अपन। भोजन के घटक, और ये जानते हैं, हम सब जानते हैं भोजन के घटक, जैसे कि होता है आपके कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। अब ये ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब है, ये सब के सब कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट कोई एक किसी यौगिक का नाम नहीं है। कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारे आ जाते हैं। ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, जितने भी होते हैं, सेकेराइड, सारे सेकेराइड सब कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट एक ग्रुप है, ध्यान रखना। तो ग्लूकोज इसी में आता है। इसके अलावा बात करें तो प्रोटीन, इसके अलावा क्या है? प्रोटीन के अलावा होती है वसा, ठीक है। वसा के अलावा क्या होता है? खनिज लवण। इसके अलावा क्या होता है? जल। क्या होता है? जल और विटामिन। तो ये भोजन के जो प्रमुख घटक होते हैं। आगे बात सुन। अब इस भोजन में उपस्थित जो ये जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इन पदार्थों को सरल व अवशोषण योग्य पदार्थों में बदला जाता है, क्योंकि हमारे शरीर के द्वारा इन पदार्थों का अपघटन है वो अवशोषण है वो नहीं होता है। मुख्यतः बात करें इन तीन पदार्थों का, ध्यान रखना, पाचन में इन तीन का ही पाचन होता है। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि खनिज लवणों का पाचन कहाँ होता है, जल का पाचन कहाँ होता है, और विटामिन का पाचन कहाँ होता है। इन तीन चीजों का पाचन नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पाचन नहीं होता है, ठीक है। इसलिए आपने छोटी क्लासों में या जब भी आपने साइंस पढ़ी होगी तो आपने ये पढ़ा होगा कि भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं। भोजन के घटक तो होता है भाई अपने कौन कौन से? भोजन के घटक होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, जल और विटामिन, ये तो होता है भोजन के घटक। अब जब पाचन की बारी आती है और जब अपन पाचन करते हैं, है ना, या पाचन की बात करते हैं, तो पाचन की परिभाषा में क्या लिखता है कि भोजन में स्थित जटिल व कार्बनिक पदार्थों को सरल व अवशोषण योग्य पदार्थों में बदलना पाचन कहलाता है। तो भोजन में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है? ये होता है ना। आगे बात समझ में,
पाचन केवल इन्हीं का होता है। जब भी आप पाचन तंत्र पढ़ते हो तो आप पढ़ते तो भोजन के घटक तो ये पढ़ते हो, और पाचन जब पढ़ते हो तो इनकी कोई चर्चा ही नहीं करते हैं, इनका पाचन नहीं होता है, ये पचे पचे होता है, ये सरल पदार्थ होता है, इनका सीधा ऑब्जर्वेशन होता है, सीधा अवशोषण होता है। क्या होता है? सीधा क्या होता है? अवशोषण होता है। क्या होता है? इनका सीधा अवशोषण होता है। जबकि भोजन के ये जो घटक होता है इनका पहले तो होता है पाचन, और पाचन के पश्चात इनका क्या होता है? इनका होता है अवशोषण। आगे बात समझ में? क्यों? क्योंकि इनको सीधा हमारा शरीर है अवशोषित नहीं कर सकता है, ये जटिल पदार्थ होते हैं, ठीक है, इनका सीधा उपयोग नहीं किया जा सकता है ना। हमारी कोशिकाएं नए पदार्थों का निर्माण करने में इन पदार्थों को सीधा यूज में नहीं ले सकती, इनको तो सीधा ही यूज में लिया जाता है, इसलिए इनका कभी भी पाचन नहीं होता है, इनका सीधा अवशोषण होता है। पाचन होता है तो वो इन्हीं का होता है, और जब अपन पढ़ते हैं तो पाचन में इन तीन को ही पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का ही पाचन पढ़ा जाता है, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं कि सर पढ़ते हैं तो अपन भोजन के घटक तो ये इतने होते हैं, पर जब पाचन की प्रक्रिया आती है तो हम इन तीन की चर्चा करते हैं, बाकी इन तीन की चर्चा क्यों नहीं करते हैं? तो इनके पाचन की जरूरत नहीं होती है, इनका सीधा अवशोषण होता है। क्या होता है? सीधा अवशोषण होता है, ठीक है। तो पाचन इन तीन का ही होता है। आगे बात सुन, तो ये भोजन के जटिल कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा भोजन के क्या है? जटिल कार्बनिक पदार्थ है। तो इनको सरल व अवशोषण योग्य पदार्थों में बदलने की जो प्रक्रिया है उसी को पाचन के नाम से जाना जाता है। उसी को किस नाम से जानते हैं अपन? पाचन के नाम से जानते हैं। और ये जो प्रक्रम होता है एंजाइमों के द्वारा होता है। किन के द्वारा होता है? एंजाइमेटिक अब प्रक्रिया होती है ये, है ना, एंजाइमेटिक। पाचन की जो प्रक्रिया है वो एंजाइमेटिक, मतलब है कि एंजाइमों के द्वारा होने वाली प्रक्रिया है, जल अपघटनकारी। एंजाइमेटिक में जल अपघटनकारी प्रक्रिया होती है ये, जल अपघटनकारी। कैसे? जल अपघटनकारी प्रक्रिया होती है ये, ध्यान रखना। कैसी प्रक्रिया होती है? एंजाइमेटिक और जल अपघटनकारी प्रक्रिया होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन में स्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जल अपघटन कर देते हैं। जल अपघटन का मतलब होता है कि अन्य उत्पादों के साथ साथ इनमें जल भी बनता है। क्या बनता है? इनमें जल भी बनता है। तो ऐसी जो अभिक्रिया होती है उनको जल अपघटनकारी कहा जाता है। तो एंजाइमेटिक और जल अपघटनकारी अभिक्रिया होती है पाचन की अभिक्रिया। एक इसकी विशेषता ये भी होती है कि ये इसमें दो प्रोसेस होते हैं। पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था, जब पाचन का हमने शुरू किया था तो उस टाइम भी मैंने बताया कि पाचन की प्रक्रिया में दो प्रक्रिया होती है। एक तो यांत्रिक प्रक्रिया, है ना, यांत्रिक प्रक्रिया होती है, और एक होती है रासायनिक प्रक्रिया। एक कौन सी प्रक्रिया होती है? रासायनिक प्रक्रिया। यांत्रिक प्रक्रिया में क्या होता है? यांत्रिक प्रक्रिया में भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। ये एक भौतिक प्रक्रिया होती है। ये कैसी प्रक्रिया है? एक प्रकार की भौतिक प्रक्रिया होती है। इसके अंदर भोजन के जो टुकड़े होते हैं उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। जैसे अपन भोजन करता था, अपन ने निवाला लिया तो हमारे दांत क्या करेंगे? उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करेंगे। वो एक प्रकार का यांत्रिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? यांत्रिक प्रोसेस है। और रासायनिक प्रोसेस में ये प्रक्रिया आ जाएगी एंजाइमेटिक अभिक्रिया, है ना। फिर एंजाइम में भोजन में स्थित जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा है उसको इसके सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। सरल पदार्थ का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट किससे बना हुआ होता है? कार्बोहाइड्रेट जिससे बना हुआ होता है उसको उसमें तोड़ देंगे, जैसे ग्लूकोज में तोड़ देंगे वगैरह में, ठीक है। प्रोटीन किसका बना होता है? अमीनो अम्लों का बना होता है, तो प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में तोड़ देंगे। वसा किसकी बनी होती है? वसा बनी होती है वसीय अम्ल और गिल्सरोल की। किसकी बनी होती है? वसा, वसीय अम्ल। आगे पढ़ाऊंगा डिटेल से, चिंता मत करो। सारी डिटेल से जानकारी एक साथ अभी दे दूंगा तो फिर आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है, और अपने इस पॉइंट से आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो वसा में होता है वसीय अम्ल और गिल्सरोल, तो वसा को वसीय अम्ल और गिल्सरोल में बदल देते हैं, तो ये सरल पदार्थ होता है। तो इस प्रकार सरल पदार्थों में तोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये पाचन की प्रक्रिया होती है। अब ये पूरा पाचन का कार्य करने के लिए हमारे शरीर में क्या पाया जाता है? पाचन तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है हमारे शरीर में? हमारे शरीर में पाया जाता है पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके विभिन्न भाग है। पिछली क्लास में डिटेल से विथ डायग्राम आपको बता चुका हूं, ठीक है। कौन सा भाग कहाँ होता है? छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? आमाशय के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी होती है? इन सब की स्थिति और इनके डायग्राम है वो मैं बता चुका हूं। अब अपन स्टार्ट करेंगे पाचन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो आहार नाल का पहला जो भाग है मुख,
और मुख गुहिका, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, है ना, जो सारणी बनाई थी उसी के अकॉर्डिंग चलूंगा। पहला भाग उस सारणी में बताया था आपको मुख, दूसरा मुख गुहिका, तीसरा ग्रसनी और चौथा ग्रसिका। तो उसी हिसाब से अपन चलेंगे कंटिन्यू। तो स्टार्ट करता है मुख और मुख गुहिका में भोजन का पाचन। तो दोस्तों पाचन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं एक बार मैं संक्षेप में वापस समझा देता हूं, फिर हर क्लास में आपको ये भाग अलग अलग नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसके पहले वाले क्लास हमने शुरू की उसमें बताया और एक बार मैं वापस बता रहा हूं, फिर बार बार अपन इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, सीधे पॉइंट को ही पढ़ेंगे। तो मानव पाचन तंत्र के जो भाग होता है उसके अपन बात करें, है ना, पाचन तंत्र के भाग, पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र के भाग में एक तो होता है आपके आहार नाल और एक होती है आपके पाचक ग्रंथियां। कौन होता है? एक तो होता है आहार नाल, ठीक है, आहार नाल, और एक होती है पाचक ग्रंथियां, ठीक है। आगे बात में पाचक ग्रंथियां, ठीक है। अब आहार नाल के जो विभिन्न भाग है वो सारे भाग नहीं बता रहा हूं, ठीक है, उनका प्रमुख वर्गीकरण वही बता रहा हूं मैं। जैसे पहला भाग है मुख, दूसरा भाग होता है मुख गुहिका, मुख गुहिका, तीसरा भाग होता है ग्रसनी, चौथा भाग होता है ग्रसिका, पांचवा भाग होता है आमाशय, आमाशय, छठा भाग है छोटी आंत, छोटी आंत, सातवां भाग है बड़ी आंत, सातवां भाग क्या है? बड़ा भाग है गुद्दा एवं गुद्दा द्वार, ठीक है, गुद्दा लिख देता हूं मैं। अब इनके तीन तीन भाग होते हैं, आमाशय के तीन भाग होते हैं, उसमें समझा रखा है, वहां यहां नहीं समझाऊंगा मैं। इसके भी तीन भाग होते हैं और इसके भी कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। जो मलाशय वगैरह होता है, ठीक है, शुद्रांतर है, वृद्धांतर है, वो इन्हीं के भाग होते हैं। अगली बात में तो इन तीन भागों के तीन तीन पार्ट है, ठीक है। तो वो आपको डायग्राम आपको देख लेना है वहां पर। और पाचक ग्रंथि होती है तीन, कितने प्रकार की होती है? तीन। एक तो होती है आपके लार ग्रंथियां, लार ग्रंथि, ये तीन जोड़ी होती है, लार ग्रंथि होती है। दूसरी होती है, ये कितनी होती है? तीन जोड़ी, ठीक है, तीन जोड़ी होती है, ये ध्यान रखना है। और एक होती है आपके यकृत और एक होती है आपके कौन सी? अग्नाशय। कौन सी? अग्नाशय ग्रंथि होती है। तो ये आपके तीन प्रकार की ग्रंथियां होती है। इन सब के बारे में अपन है वो डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, इन सब के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं मुख के अंदर और मुख गुहिका के अंदर पाचन कैसे होता है। आज अपन इन दो ही पॉइंट को पढ़ेंगे, ठीक है, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, और लंबा तो जो होगा ही होगा। एक साथ आपको पता सारी चीजें पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं होता, याद ही नहीं रहती, दिमाग में इतनी चीजें याद रह जाएगी तो भी अच्छा है ना। प्रॉपर साइंस के जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनको तो खैर चलो कि भाई याद हो जाती है, क्योंकि वो तो आदी है साइंस पढ़ने के। लेकिन जो अदर सब्जेक्ट के जो विद्यार्थी है या आप लोग जो अदर सब्जेक्ट से हो, ठीक है, मेरे मित्र है ना, तो उन मित्रों को फिर एक साथ ये साइंस समझ में आएगी नहीं, ठीक है। तो अपन उसी हिसाब से चलेंगे, स्लो चलेंगे, सटीक चलेंगे, विश्लेषित करते हुए चलेंगे, परीक्षा के हिसाब से चलेंगे। तो चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करना है अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इस चीज का लाभ उठा सके, ठीक है। जनरल साइंस में वही चीजें पढ़ाऊंगा, ज्यादा मैं खुद विद्वान बनने की कोशिश नहीं करूंगा, नहीं ज्यादा साइंटिस्ट अपने को बनना है, वही चीजें अपन पढ़ेंगे जनरल साइंस में जो अपने काम की है ना। फालतू की चीजें बता के मैं अपनी विद्वता का प्रदर्शन थोड़ी करूंगा कि या मुझे ये प्रदर्शन थोड़ी करना है कि मैं विद्वान हूं, नहीं, मैं विद्वान नहीं हूं, आपके जैसे ही हूं, ठीक है। आई बात जो मेरे पास में है वो मैं आपको दूंगा, ठीक है, जो मेरे पास में है वो मैं दूंगा, ठीक है। और प्रॉपर साइंस की जब अपन तैयारी करेंगे तो डिटेल से इन सब चीजों को पढ़ेंगे विस्तारित रूप से, ठीक है। तो वो क्लास है, अभी डिटेल से साइंस वाली क्लास है अपन अभी स्टार्ट कर भी नहीं रहे, ठीक है। अभी जनरल साइंस का ही चल रहा है, जो बेसिक सभी एग्जाम्स में जितनी साइंस पूछी जाती है। तो स्टार्ट करता है मुख और मुख गुहिका के बारे में, ठीक है। तो पहले बात करें अपन मुख की बात करें, पहला भाग क्या हो जाएगा अपना? मुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? मुख हो जाएगा। तो मुख की चर्चा करते हैं। तो मुख के अंदर क्या क्या होता है, मुख होता क्या है? देखो, विज्ञान में चीजों को पढ़ने में और सामान्य तौर पर अर्थ निकालने में वही अंतर होता है। यह बात मैं पहले कह दूं, कई बार विवादास्पद स्थिति उत्पन्न हो जाती है, विज्ञान में उस चीज का अर्थ अलग निकलता है और जनरल साइंस में उसका अर्थ है वो अलग निकलता है। जैसे बात करें अपन कहते हैं ना भार, तो भार अलग चीज होती है और विज्ञान में भार का मतलब अलग लिया जाएगा, है ना, और द्रव्यमान का मतलब अलग लिया जाएगा।
ठीक है, तो ये गुरुत्वाकर्षण का है, तो भार द्रव्यमान में अंतर होता है। ऐसे ही मुख और मुख गुहिका दोनों में अंतर है। मुख तो केवल जो द्वार है हमारा, इस द्वार को ही बोलते हैं। ये एक प्रकार का क्या है, द्वार है, जिसके एक तो होता ऊपरी होठ, ठीक है, ऊपरी होठ बोल दो या ओष्ठ बोल दो, ठीक है, ऊपरी होठ, और एक होता है निचला होठ। क्या होता है, निचला होठ। बस इसी को बोलते हैं अपन मुख। अरे जैसे कमरा है, रूम है, रूम का जो दरवाजा है, रूम का दरवाजा क्या कहलाएगा, रूम का मुख कहलाएगा। अब अंदर रूम का जो भाग है वो गुफा है, क्या है, गुफा नुमा है, कैविटी है, खाली स्थान। तो उस खाली स्थान को बोलते हैं अपन मुख गुहिका। क्या बोलते हैं उसको, मुख गुही। जैसे मैं बात करूं, अपने पास में मुंह ही है ना, तो अपन प्रैक्टिकली कर लेते हैं, कहां जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मुंह है, ये ऊपर वाला होठ है और ये नीचे वाला होठ है, ये जो द्वार है यही क्या है, मुख है। अब अंदर का जो भाग है जिसके अंदर जीभ और दांत है, वो मुख नहीं है, वो विज्ञान में उसको मुख गुहिका कहा जाता है ना। अपन साधारण भाषा में पूरे को मुंह ही कहते हैं, अपन साधारण भाषा में क्या कहते हैं, पूरे को मुंह कहते हैं। लेकिन विज्ञान की भाषा में मुख का अर्थ हो गया ऊपर वाला होठ और नीचे वाले होठ से घिरा हुआ जो ये द्वार है ना, उस द्वार को क्या बोलते हैं, मुख बोलते हैं। और अंदर का जो भाग है गुफानुमा, जिसके अंदर दांत और जीभ है, उसको मुख गुहिका बोला जाता है। तो ये तो केवल एकमात्र क्या होता है, द्वार होता है। क्या होता है, केवल ये द्वार होता है। आगे बात समझ में। अब दूसरा पार्ट स्टार्ट करें अपन, तो इसमें कोई ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है और नहीं इसके बारे में कोई पूछता, ठीक है। पर प्रारूप तो है ना, प्रारूप तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, ठीक है। आगे देखो, दूसरी बात की बात करें तो दूसरा है अपने मुख गुहिका। दूसरा क्या है, मुख गुहिका। अंदर का जो मुंह के अंदर का जो खाली स्थान है उसको बोलते हैं मुख गुहिका। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन मुख गुहिका। और इसके अंदर दो विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, ठीक है। एक तो होती है अपने जीभ, एक तो क्या होती है, जीभ या जिह्वा बोल दो, आप कुछ भी लिख दो, जीभ लिख दो या जिह्वा लिख दो। और एक जो संरचना होती है, ठीक है, जिह्वा, ठीक है, और एक जो संरचना होती है उसको अपन बोलते हैं दांत। उसको क्या बोलते हैं अपन, दांत बोलते हैं। तो ये दो विशेष प्रकार की संरचनाएं हैं वो पाई जाती है। अब इन दोनों के बारे में डिटेल से देखते हैं। बात करें जीभ की, किसकी बात करें, जीभ, ठीक है, या जिसको अपन बोलते हैं जिह्वा, है ना, जिह्वा। तो इस जिह्वा की अपन बात करें, जीभ की बात करें, तो ये एक पेशीय संरचना होती है। कैसी संरचना है, ये एक पेशीय संरचना है, ठीक है, पेशीय संरचना है, कोमल संरचना होती है। इसके दो सिरे होते हैं। कितने सिरे होते हैं, दो सिरे होते हैं। कितने सिरे होते हैं, दो सिरे होते हैं। हमारी जो जीभ है, ठीक है, तो इस जीभ का पिछला सिरा है वो एक संरचना से जुड़ा रहता है, नीचे या निचले वाले तलवे से। जैसे मेरी ये जीभ है, तो ये आगे वाला जो भाग है ये तो स्वतंत्र है, ये किसी से जुड़ा हुआ नहीं। अबे यही किसी से जुड़ जाएगा तो बोलेंगे कैसे, है, जीभ फिर तो हिल ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो ये होता है आगे वाला सिरा स्वतंत्र होता है, और पिछला सिरा जो होता है वो नीचे तलवे से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, तलवे से जुड़ा होता है। उस संरचना को अपन बोलते हैं फ्रेन्यूलम लिंगुअल। क्या बोलते हैं, फ्रेन्यूलम लिंगुअल। तो जो पिछला जो सिरा होता है, पिछला सिरा है ना, पिछला सिरा, पिछला जो सिरा होता है वो निचले तलवे पर, है ना, नीचे के तल पर या निचले तलवे बोल दो आप, निचले तलवे पर एक संरचना के द्वारा जुड़ा रहता है। उस संरचना को क्या बोलते हैं, उस संरचना को बोलते हैं लिंगुअल, फ्रेन्यूलम लिंगुअल। क्या बोलते हैं, फ्रेन्यूलम लिंगुअल। क्या बोलते हैं, लिंगुअल, फ्रेन्यूलम लिंगुअल। क्या बोलते हैं उसको, फ्रेन्यूलम लिंगुअल बोला जाता है ना। जो नीचे जो संरचना ना, आप मिरर के सामने खड़े हो ना, मिरर के सामने खड़े होने के बाद में जितनी अपनी जीभ को बाहर निकाल कर ऊपर कर सको, ऊपर करना, नीचे देखना, वो नीचे जुड़ी हुई है। जो संरचना जुड़ी हुई है वही आपके क्या है, लिंगुअल, फ्रेन्यूलम लिंगुअल है। आई बात में। और दूसरा सिरा होता है इसका स्वतंत्र। दूसरा सिरा क्या रहता है, स्वतंत्र रहता है ना। दूसरा सिरा स्वतंत्र होता है। आगे वाला सिरा कह देते अगला सिरा, ठीक है। अगला सिरा क्या होता है, स्वतंत्र होता है। अगला सिरा कैसा होता है, स्वतंत्र होता है, ठीक है। ये होती है अपने जीभ। अब इसके कार्यों की अपन बात करें, जीभ जो होती है इसके कार्यों की अपन बात करें तो देखो इसके कार्य कौन कौन से हो जाएंगे। एक तो इसका जो कार्य है वो हो जाएगा अपने, एक कार्य तो हो जाएगा इसका भोजन को उलटने पलटने का, भोजन को उलटने और पलटने का, उलटने व पलटने का कार्य हो जाएगा, पलटने का कार्य हो जाएगा। एक कार्य तो ये हो गया, ठीक है। एक कार्य इसका हो जाएगा आपके भोजन में लार को मिलाना, भोजन में
किसको मिलाना, भोजन में लार को मिलाना, किसको मिलाना, लार को मिलाना, एक कार्य ये हो जाएगा। और इसके अलावा हालांकि वो काम पाचन का नहीं है, पाचन से संबंधित तो ये दो ही कार्य है, पर एक कार्य और मैं लिख देता हूं, बोलने में भी तो सहायता करती है। भाई जीभ को आप बोलते तो कंठों से, आवाज तो कंठों से ही उत्पन्न होती है, आवाज कंठों से उत्पन्न होती है, लेकिन जीभ के बगैर उत्पन्न नहीं हो सकती। आप जीभ को पकड़ लो हाथों से फिर बोलो, बिल्कुल भी आवाज नहीं आएगी। तो बोलने में जीभ सहायक है, ध्यान रखना, केवल कंठ ही सहायक नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ध्वनि उत्पन्न करने में है ना, ध्वनि उत्पन्न करना, ध्वनि या बोलने में लिख दूं, क्योंकि ध्वनि तो एक्चुअली जो है वो कंठों द्वारा उत्पन्न होती है ना। तो आवाज लिख देता हूं मैं, आवाज या बोलने में सहायक, ऐसे दोनों भी बातें लिख देता हूं, बोलने में सहायक, बोलने में सहायक। तो इस प्रकार से ये जो जीभ है, ये जो जीभ है, इसके अपने कितने कार्य हो गए, 3 कार्य हो गए, ठीक है। आगे बात में वापस एक बार जल्दी से रिवाइज कर रहा हूं। जीभ या जीवा पेशी संरचना 2 सिरे होता है, पिछला सिरा निचले तलवे से एक संरचना से जुड़ा रहता है जिसको फ्रेनुलम लिंगुअल बोलते हैं, अगला सिरा स्वतंत्र होता है, आगे बातों में किसी से जुड़ा नहीं रहता है। इसके कितने कार्य होते हैं, मुख्यतः 3 कार्य, भोजन को उलटने पलटने का काम करती है, ठीक है, भोजन में लार को मिलाने का काम करती है, और आवाज या बोलने में भी सहायता प्रदान करती है। अब बात करें अपन दांतों की, बात करें दांतों की, यदि अपन बात करें तो जो दांत होते हैं वो एक वयस्क प्राणी में है ना, वयस्क जो प्राणी है, वयस्क प्राणी में दांतों की संख्या होती है 32। कितनी होती है, 32। और ये जो दांत होते हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, ये दांत होते हैं आपके 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं आपके कृंतनक, कौन से, कृंतनक, एक होते हैं आपके रदनक, और एक होते हैं आपके अग्रचौरणक, कौन से, अग्रचौरणक, और एक होता है अपने चौरणक। अंग्रेजी में इनको बोलते हैं इंसाइनर, इंसाइनर, इनको कैनाइन, इनको प्रीमोलर और इनको मोलर। संकेत अंग्रेजी में जो काम में रहता है, इनके लिए आई लेता है इंसाइनर, इनके लिए कैनाइन, और इनके लिए प्रीमोलर पीएम, और मोलर के लिए एम संकेत काम में लेते हैं। आगे बात समझ में। तो ये होते हैं हमारे दांत होते हैं, इनके जो प्रकार होते हैं वो, मतलब हमारे जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो हमारे दांतों की ये विशेषता हो गई, क्या विशेषता हो गई, हमारे दांतों की विशेषता हो गई, एक विशेषता ये हो गई कि ये विषम दंती होते हैं। कैसा होता है, इसको बोलेंगे अपन विषम दंती, है ना। अर्थात हमारे दांत होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, इनको अपन बोलते हैं विषम दंती 4, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो हमारे दांत होते हैं वो घृत दंती होते हैं। कैसे होता है, घृत दंती। कैसे होता है हमारे दांत, घृत दंती। घृत दंती का मतलब होता है हमारे अंदर दांत है वो जबड़ों के अंदर मसूड़े स्थित होता है, गड्ढे स्थित होते हैं, है ना। गड्ढों के चारों ओर का जो उभरा हुआ भाग है उनको मसूड़े बोलते हैं, पर अपन कह सकते हैं कि गड्ढे या मसूड़ों के अंदर, हमारे अंदर दांत है वो मसूड़ों के अंदर स्थित होते हैं। मसूड़ों के अंदर का जो खाली स्थान है, जो गड्ढा है, उस गड्ढे के अंदर स्थित होते हैं हमारे दांत, इसलिए ऐसे दांतों को बोलते हैं घृत दंती। तो हमारे दांत होते हैं वो घृत दंती होते हैं। इसके अलावा हमारे दांत विषम दंती होते हैं। विषम का मतलब अलग अलग प्रकार के होते हैं, सारे दांत हमारे एक प्रकार के नहीं होते। हमारे दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतनक, रदनक, अग्रचौरणक और चौरणक होते हैं। आई बात, इन सब का अलग अलग कार्य है, पर इतना ज्यादा अपन डिटेल से नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इन सब के अलग अलग कार्य होते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। अब हमारे जो दांतों की एक और विशेषता है उसको अपन देखते हैं, वो होता है हमारे दांत किस प्रकार के होते हैं। तीसरी विशेषता मैं यहां लिखूं, और वो विशेषता है कौन सी, वो विशेषता द्विबार दंती। हमारे दांत कैसे होते हैं, द्विबार दंती। द्विबार दंती का मतलब है हमारे दांत जीवन में 2 बार आते हैं। जब से जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं, हमारे जीवन चक्र में जो दांत है वो 2 बार आते हैं। प्रथम बार जो दांत आते हैं उनको अपन बोलते हैं दूध के दांत। कौन से दांत, दूध के दांत। कौन से दांत, दूध के दांत। और इनकी संख्या होती है 20। इनकी संख्या कितनी होती है, 20। और फिर आते हैं हमारे स्थायी दांत। कौन से, स्थायी दांत। तो स्थायी दांतों की संख्या होती है 32। कितनी होती है, 32। तो 4-5 साल की उम्र में दांत 20 दांत आ जाता है और वो गिरने भी स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। दोनों प्रोसेस साथ होता है ना। इधर से गिरने स्टार्ट होने लग जाता है और फिर ये आने लग जाते हैं, स्थायी दांत आने लग जाता है, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के दांत होते हैं, दूध के दांत और स्थायी दांत। इसको बोलते हैं द्विबार दंती। और विषम दंती का मतलब है कि ये जो दांतों का प्रकार है 4 प्रकार,
है ना, अलग अलग प्रकार के कृंतनक है। कृंतनक क्या करेंगे, भोजन को कुतरने का काम करेंगे। रदनक है वो चीरने फाड़ने का काम करते हैं, ठीक है। और अग्र चोरणक और चोरणक भोजन को चबाने का कार्य कर, अरे जिनको अपन बोलते हैं दाढ़, दाढ़ दाढ़ बोलते हैं ना अपन अपनी भाषा में, दाढ़, ठीक है। तो जो दाढ़ होती है वो अग्र चोरणक और चोरणक की होती है। आई बात समझ में। तो ये होता, और भी है इनके अंदर बताने के लिए। तो इनका जो दंत सूत्र, एक कई बार पूछ लिया जाता है दंत सूत्र, क्या पूछ लिया जाता है, दंत सूत्र कई बार पूछा जाता है। तो दंत सूत्र क्या होता है ना, इसको ICPM और M बोलते हैं। तो उसी क्रम से मैं लिखता हूं दंत सूत्र, याद रखना 21 23 बटावा 21 23 इंटू 2 है ना। यहां ऊपर 2, इसका मतलब है इंसाइनर है, ये आपके कैनाइन है, ये प्रीमोलर है, और ये क्या है, ये मोलर है। तो इनसाइड इसको 2 से गुणा करना है। तो देखो इसको ध्यान से देखो, 2 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया, 4 हो गया। अब ये ऊपरी, अब कहोगे कि ऐसा क्यों लगे, ये ऊपरी जो जबड़े की बात हो रही है, ये है आपके ऊपरी जबड़ा, कौन सा, ऊपरी जबड़ा, और ये हो जाएगा निचला जबड़ा। ये कौन सा हो जाएगा, निचला जबड़ा, निचला जबड़ा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, निचला जबड़ा हो जाएगा। अब यहां पे बात करें, 2 को 2 से गुणा करो तो कितने हो गए, 4। तो ऊपर भी 4 और 2 को 2 से गुणा किया तो नीचे भी 4, तो कुल कितने हो गए, 8। कितने हो गए, 8। ये दांत होता है 8, है ना। इंसाइनर है वो दांत होता है 8। देख लो सबसे सामने जो 4 दांत है, सबसे सामने, यहां साइड में जो नुकीले दांत है, दो नुकीले दांतों को छोड़ दो, ऊपर भी 2 नुकीले दांत है। मिरर में देख सकते हो, मिरर में देख सकते हो, अपने जो साइडों में जो 4 दांतों को छोड़ दो, बीच वालों को, सामने वालों को, वो सामने वाले 4 दांत क्या, ऊपरी जबड़े में भी ये 4 दांत और निचले वाले जबड़े में भी 4 दांत, वो है आपके इंसाइनर। वो क्या आपके इंसाइनर है। फिर है 1 और 1, 2 को 1 से गुणा करो 2, और 2 को 1 से गुणा करो 2, ऊपरी जबड़े में भी 2 और निचले जबड़े में भी 2, उनको बोलते हैं अपन कैनाइन, जो चीरने फाड़ने का काम करता है, ये कुतरने का काम करता है। तो चूहे वगैरह जो कुतरने वाले जानवर होते हैं उनमें ज्यादा विकसित होता है ना, आगे पास अपने अंदर कम विकसित होता है ना। अपन तो सामने से वैसे ही किसी वस्तु को काट देता है, ठीक है। तो ये होता है रदनक, जो चीरने फाड़ने का काम करता है। यहां देखो, यहां इधर इन 4 दांतों को छोड़कर यहां एक दांत नुकीला दांत है, यहां इधर एक नुकीला दांत, ऊपरी जबड़े में भी है और निचले, तो 2 ऊपरी में 2 निचले, तो कितने हो गए, 4। इसलिए किसी चीज को, या किसी जैसे थैली वगैरह अपन कुछ खाते हैं तो किसी चीज को चीरना होता है, तो उसको अपन यहां इधर से दबा के, सामने से थोड़ी फाड़ते हैं, इधर, क्योंकि इन चीरने वाले दांतों के बीच में रख कर फिर किसी चीज को फाड़ते हैं अपन, मुंह से कभी अपन फाड़ने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आई बात समझ में। हाँ, अब बात करें अग्र चोरणक और चोरणक, जो पीछे होता है, जो दाढ़ का काम करता है और भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। इन दोनों का काम क्या हो गया, ये भोजन को चबाने का कार्य करेंगे, ये चीरने का काम करता है, ठीक है। तो भोजन को चबाने में इनका कोई ज्यादा रोल नहीं होता है, ठीक है। और ये आपके कुतरने का कार्य करते हैं, ठीक है, या तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपके, ये दंत सूत्र अपने को याद रखना है, ठीक है। ये दंत सूत्र अपने को याद रखना है। आगे बात समझ में, का जो कार्य है वो क्या हो जाएगा, दांत है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करते हैं। आगे बात समझ में, ये हमारे धातु का कार्य होता है। मुख में पाचन कैसे होता है, मुख में पाचन कैसे होता है, तो मुंह में पाचन की बात करें तो मुंह में मुख्यतः लार ग्रंथियों से लार आती है। लार ग्रंथियों से क्या आती है, लार आती है। और लार में एक एंजाइम होता है जो भोजन का पाचन करता है, आंशिक पाचन करता है, ज्यादा पाचन नहीं होता, उसको देखते हैं अपन। मुख गुहिका में पाचन, है ना, मुख गुहिका में पाचन, मुख गुहिका में पाचन, इसको अपन पढ़ते हैं, मुख गुहिका में पाचन। तो यहाँ पर आंशिक रूप से पाचन होता है। तो मुख गुहिका में अपन बात करें तो लार ग्रंथियां होती है। कौन होती है, मुख में लार ग्रंथियां होती है। कितनी होती है, 3 जोड़ी होती है। पिछले वीडियो में आपको बताया था, एक होती है आपके पिरोटिड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, पिरोटिड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, पिरोटिड ग्रंथि होती है, जो अपने यहाँ पाई जाती है ना, जस्ट कान के नीचे, यहाँ साइड में, यहाँ पे पाई जाती है, जबड़ों के पास में, जिसको बोलता है पिरोटिड ग्रंथि। हिंदी में बोलेंगे कर्णपूर्व ग्रंथि। क्या बोलेंगे इसको, कर्णपूर्व ग्रंथि। इसलिए तो इसको कर्णपूर्व ग्रंथि बोलते हैं, कर्णपूर्व ग्रंथि कहता है, ठीक है। इसके अलावा होती है आपके 2 और होती है, एक तो होती है अधोजिह्वा, 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 और एक होती है अपने अधोजंब। कौन सी होती है, अधोजंब। तो अधोजंब ग्रंथि, यहां पर देखो, यहां आप
यहां से देखो, मैं साइड से बता रहा हूं आपको, यहां से आप पकड़ोगे, यहां थोड़ा दबाओगे, यहां नीचे जबड़े के जस्ट नहीं, तो आप दबा के ऐसे पकड़ोगे, देख गोल गोल गांठ आपके हाथ में आ रही और इधर भी आएगी, वही आपके ये ग्रंथि हो जाएगी अधोजंब ग्रंथि। और जीभ के नीचे यहां से भी लार देख लो, कई बार अपन खट्टी चीजें खाते हैं ना, खट्टी चीज खाते हैं तो लार है वो यहां से बनती है, यहां दर्द होता है मसूड़ों में, यहां देखो, यहां जब भी हम खट्टी चीजों को खाते हैं तो यहां अपने को ऐसा बड़ा अजीब लगता है ना, तो वो लार यहां से निकल रही, इन ग्रंथियों को अटैक करती है, ठीक है। आई बात तो, और कई बार अपने लार यहाँ जीभ के नीचे इकट्ठी होती है, कई बार लार यहाँ से निकलती है ना, तो इन तीनों ही ग्रंथियों से क्या निकलती है, लार निकलती है। क्या निकलती है, लार निकलती है ना। और लार क्या है, एक प्रकार का क्षारीय तरल होता है। क्या होता है, एक प्रकार का क्षारीय तरल होता है। लार क्या है, एक प्रकार का क्षारीय तरल है, ठीक है। अपन इसको क्या बोलते हैं, सलाइवा भी बोलते हैं, क्या लार को क्या बोलते हैं, सलाइवा बोलते हैं, ठीक है। अब इस लार में क्या होता है, एक एंजाइम पाया जाता है, एक एंजाइम पाया जाता है लार के अंदर। क्या पाया जाता है, एक एंजाइम पाया जाता है। उस एंजाइम का नाम क्या है, एमाइलेज एंजाइम। कौन सा नाम है, एमाइलेज। एमाइलेज या इसको टाइलिन भी बोलते हैं। क्या, इसको क्या बोलते हैं, टाइलिन भी बोला जाता है। तो ये एमाइलेज या जो टाइलिन है वो किसका पाचन करता है, स्टार्च या मंड का, ठीक है। स्टार्च या जो मंड है, स्टार्च को क्या बोलते हैं, मंड भी बोलते हैं। तो इस स्टार्च या मंड को किसमें तोड़ देता है, ये आपके शर्करा में तोड़ देता है, ठीक है। किसमें, शर्करा में। तो इस प्रकार से ये भोजन का पाचन होता है। तो मुंह के अंदर आंशिक रूप से भोजन का पाचन होता है, जहां पे स्टार्च या मंड को एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम के द्वारा किसमें तोड़ा जाता है, शर्करा में बदल दिया जाता है। और ये एमाइलेज एंजाइम लार में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, लार में। और लार ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होती है, जो कि 3 प्रकार की होती है ना। आई बात समझ में, ठीक है। तो पिरोटिड ग्रंथि, अधोजिह्वा और अधोजम। आगे बात समझ। तो आगे अपन पढ़ने से पहले जितना हमने पढ़ा है, समझा है, उसको मैं एक बार आपके लिए नोट्स के लिए लिख देता हूं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो देखते हैं पाचन की प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है। एक बार फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर इसको देखते हैं अपन, ठीक है। ओके, तो देखो पाचन क्या होता है, परिभाषा क्या होगी पाचन की, कि भोजन में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों को, किनको, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल व अवशोषण योग्य पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया पाचन या डाइजेशन कहलाती है। आगे भाषण में कई बार परिभाषा से प्रश्न आ जाता है। अब प्रश्न क्या आता है वो मैं बताऊं। प्रश्न आता है कि प्रश्न ये पूछा जाता है कि पाचन की प्रक्रिया में होता है, ऑप्शन ए में आ गया जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है, ऑप्शन बी में आ गया सरल पदार्थों से जटिल पदार्थ बनाए जाता है, ऑप्शन से में आ गया आपके उपयुक्त दोनों, और ऑप्शन जो दे है उसमें कोई और ऑप्शन दे देगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये कई बार कंफ्यूज करता है, ठीक है, क्योंकि जनरल साइंस जब नहीं आती है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है अपने लिए, ठीक है। तो पाचन की प्रक्रिया में क्या होता है, सही ऑप्शन हो जाएगा, पाचन में जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ा जाता। तो ये कई बार ये प्रश्न आया हुआ परिभाषा से। आगे ऐसा नहीं परिभाषा से प्रश्न आता नहीं, प्रश्न कैसे भी बन सकता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखें, आगे पाचन एक एंजाइमेटिक जल अपघटन प्रक्रिया है, जिसे हमारा पाचन तंत्र यांत्रिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा संपन्न करता है। तो यांत्रिक और रासायनिक विधियां बता दी है मैंने, ठीक है। आगे देखें, मनुष्य में भोजन के पाचन के लिए एक तंत्र पाया जाता है, उस तंत्र को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। अब इस मानव के पाचन तंत्र के विभिन्न भाग और पाचन की प्रक्रिया क्या है, इसको अपन डिटेल से देखें। तो सबसे पहला भाग है मुख। पहला भाग क्या है, मुख को अपन देखते हैं। तो मुख क्या होता है, मुख ऊपरी एवं निचले होठों द्वारा घिरा हुआ छिद्र या द्वार होता है ना, जैसे कमरे का द्वार होता है, ठीक है, वैसे ही तो द्वार होता है। यह मुख गुहिका में खुलता है। आगे का जो भाग है वो मुख गुहिका है। अपन साधारण भाषा में पूरे को मुंह कहते हैं, लेकिन विज्ञान की भाषा में अर्थ अलग होगा। मुख तो गए ऊपर और नीचे वाले होठ से घिरा हुआ जो द्वार है वो, और अंदर की जो गुफा है जिसके अंदर दांत और जीभ है वो मुख गुहिका कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मुख गुहिका। आगे देखते हैं अपन, आगे है मुख गुहिका, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है, मुख गुहिका का, इसको देखते हैं अपन। मुख गुहिका का ऊपरी भाग कठोर व कोमल तालु द्वारा बना होता है ना, जिसको अपन बोलते हैं तलुआ, है ना, ऊपर का तालू,
तो ऊपर का तालु होता है, ठीक है। मुख गुहिका में, ठीक है, मुख गुहिका में पेशीय, जिह्वा, दांत एवं लार ग्रंथियां पाई जाती है। जहां 3 संरचनाएं मुख गुहिका में पाई जाती है, एक तो आपके जिह्वा, एक दांत और एक लार ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं अपन जिह्वा के बारे में। किसके बारे में? जिह्वा या जीभ, ठीक है। तो यह एक पेशीय संरचना है। कैसी संरचना है? पेशीय संरचना है, जिसका अगला सिरा जो होता है वो कैसा होता है? स्वतंत्र होता है, ठीक है। और जिह्वा का पिछला जो सिरा है वो एक संरचना है जिसका नाम क्या? लिंगुअम, फ्रेनुलम लिंगुअल, ठीक है। फ्रेनुलम लिंगुअल द्वारा मुख गुहा के आधार करो नीचे, आधार भाग से जुड़ा होता है। तो इस संरचना का नाम ध्यान रखना, इसका नाम क्या है? फ्रेनुलम लिंगुअल नाम है, ठीक है। आगे बात करें, आगे देखो, जिह्वा के प्रमुख कार्य निम्न है। तो जीभ क्या क्या कार्य करती है? एक तो है जीभ क्या करती है? जीभ भोजन को उलटने पलटने का काम करती है, मतलब भोजन को उलट पलट कर उसमें लार को मिलाने का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? लार को मिलाने का कार्य करती है। एक है जीभ पर स्थित है स्वाद कलिकाएं। स्वाद कलिकाएं स्वाद का ज्ञान करवाती है, तो स्वाद कलिकाओं द्वारा स्वाद का ज्ञान करवाना, ये भी जीभ का ही काम है। भाई जीभ नहीं होगी तो स्वाद कलिकाएं कहाँ पाई जाएगी? जीभ पर पाई जाने वाली स्वाद कलिकाएं वो स्वाद का ज्ञान करवाती है। तो स्वाद कलिकाएं जीभ का ही क्या है? भाग है ना। तो जीभ का ही काम हो गया स्वाद का ज्ञान करवाना, ठीक है, इनडायरेक्टली। अगला है बोलने में सहायता करना। क्या है? बोलने में सहायता करना। तो ये हो गया आपके जीभ के कार्य। अब हम देखें दांतों के बारे में, देखते हैं, आगे देखते हैं दांतों के बारे में। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो दांत क्या होता है? वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या 32 होती है। मानव दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एक थे कृतनक, जिनकी संख्या, इनको इंसाइनर बोलते हैं, संख्या कुल होती है 8। एक होता है रदनक, जिनको केनाइन बोलते हैं, इनकी संख्या होती है 4, ठीक है। एक होता है अग्रचौरणक, प्रीमोलर बोलते हैं, इनकी संख्या होती है 8। और एक होता है चौरणक, जिनको मोलर बोलते हैं, इनकी संख्या होती है 12। आगे बात समझ में? इनकी संख्या कितनी होती है? 12, ठीक है, ठीक है। ध्यान रखना, दूध के दांतों में ये नहीं होता है, ध्यान रखना, दूध के दांतों में ये अनुपस्थित होता है। किनमें? दूध के दांतों में ये अनुपस्थित होता है। 8 तो ये नहीं होता है और 4 इनमें से नहीं होता, जिनको अपन अकलदाढ़ बोलते हैं। ध्यान रखना, दूध के दांतों में प्रीमोलर एक तो 8 प्रीमोलर और एक मोलर में 4, जिनको अपन अकलदाढ़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकलदाढ़ बोलते हैं। हाँ, तो ये अकलदाढ़ जो होती है वो जो बाद में आती है ना। तो 8 और 4 ये 12 नहीं होता है। 12 नहीं होता है तो 32 में से 12 को घटा दो, कितने बचे? 20। तो 20 दांत है वो दूध के दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 20 दांत है वो दूध के दांत होता है। तो ये अपने को जानकारी ध्यान में रखनी है। आगे बात समझें, आगे देखें। मानव दांतों की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। क्या विशेषता है? पहली तो है मनुष्य में दांत 2 बार आते हैं। प्रथम बार आने वाले दांतों को दूध के दांत कहते हैं। क्या कहते हैं? दूध के दांत कहते हैं। इनकी संख्या होती है 20। इनकी संख्या कितनी होती है? 20। और इनमें कौन से? तो टोटल 32 होते हैं, इनकी संख्या होती है 20। तो वो 12 कौन से जो नहीं होते? वो 12 दांत कौन से जो नहीं होते हैं? तो 8 तो होता है प्रीमोलर, जिनको अगर चौरणक बोलते हैं। दाढ़े होती है ये भी, एक तो ये नहीं होती है और एक चौरणक, है ना। इनमें चौरणक में 12 में से केवल 4 ही नहीं होते, है ना, ये जा रहा। तो 8 ये तो पूरे ही नहीं होंगे। तो 8 और 4 12 दांतों को निकाल दो, बाकी बचे 20 बचेंगे, ठीक है। आगे देखें, दूसरी बार आने वाले दांतों को स्थायी दांत कहते हैं, ठीक है। और स्थायी दांत एक बार गिर जाएंगे तो फिर वापस नहीं आएंगे। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये परमानेंट होता है, फिर गिरने के बाद में नहीं आता है। इनकी संख्या होती है 32। इनकी संख्या कितनी होती है? 32 होती है। आगे देखते हैं, मानव दंत अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए इन्हें विषम दंती कहते हैं। विषम दंती दांत कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम दंती दांत कहते हैं। अगली विशेषता है, मानव दांत जबड़ू में स्थित गर्तों में पाए जाते हैं। गड्ढे होते हैं जबड़ू में, है ना, जबड़ू में स्थित गर्तों में पाए जाते हैं तथा मसूड़ों द्वारा गिरे रहते हैं। मसूड़े पाए जाते हैं अपने अंदर, मसूड़ों द्वारा गिरे रहते हैं। ऐसे दांतों को क्या बोलते हैं? अतः मानव दंत घृत दंती होता है। कैसे होता है? घृत दंती होते हैं। अब अपन देखते हैं दांतों के कार्य कौन से हैं, ठीक है। और इसके अलावा मुंह में या मुख गुहिका में भोजन का पाचन कैसे होता है। ओके, दांतों के कार्य देखते हैं। दांतों के कार्य कौन से होता है? तो दांतों का प्रमुख कार्य क्या होता है? दांतों का मुख्य कार्य भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं? यांत्रिक पाचन, ठीक है। क्या बोलते हैं? यांत्रिक पाचन कह सकते हैं हम। आगे देखो, अब हम देखते हैं मुख गुहिका में
भोजन का पाचन है वो कैसे होता है। तो मुख्य गुहिका में भोजन का पाचन कैसे होता है। मुख्य गुहिका में स्थित लार ग्रंथियों द्वारा क्षारीय तरल, कैसा क्षारीय तरल का स्त्रवण होता है या किया जाता है, जिसे लार कहते हैं। क्या कहते हैं, लार कहते हैं। आगे बात समझ में। इस लार में एमाइलेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम, जिसको अपन टाइलिन भी बोलता है। क्या बोलता है, टाइलिन। दोनों नाम याद रखना है, कई बार ये नाम दे देता है, कई बार ये नाम दे देता है, ठीक है। ऐसा नहीं एक नाम से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, पहले कह रहा हूं, ठीक है। एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो भोजन में स्थित है, जो स्टार्च या अमंड है। स्टार्च या अमंड एक ही बात है, स्टार्च या अमंड दोनों एक ही पदार्थ के नाम है और दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं, है ना। स्टार्च या अमंड को शर्करा में, किसमें, स्टार्च या अमंड को शर्करा में अपघटित कर देता है। आगे देखो मुख्य गुहिका। मुख्य गुहिका में स्थित दांत है वे जीभ भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, है ना। जीभ दांत क्या करेंगे, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तथा उलट पलट कर, जीभ उलटने पलटने का काम करती है भोजन को, उसमें लार को अच्छी प्रकार से मिला देते हैं, जिससे भोजन किसके समान हो जाता है, लुगदी या लई के समान हो जाता है, लुगदी बन जाती है भोजन की, ठीक है, के समान हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, बोलस कहते हैं। तो पाचन के पश्चात मुंह में भोजन को क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। क्या बोलते हैं, बोलस कहते हैं। ऐसे आगे जाएंगे तो आमाशय में भोजन को बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं, काइम। और ग्रहणी में भोजन को बोलते हैं काइल। तो बोलस है ना, ये ध्यान रखना। बोलस तो आ गया, यहाँ आगे अपन पढ़ेंगे काइम और एक पढ़ेंगे काइल। क्या पढ़ेंगे, काइल। छोटी आंत में काइल, आमाशय में काइम, मुंह में बोलस। आई बात समझ। तो इन सब के बारे में और आगे देखेंगे। इस क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल वाले आइकन को प्रेस करना है, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल जाए। तो इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।